कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है और राजस्थान से कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसी को लेकर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की है। सुनिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट घोषित कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतारा है। जो योग्य है, जिताऊ है, सर्वे में जिनके नाम सबसे टॉप पर थे उनको उतारा गया है। तो हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो लगातार दिल्ली में मंथन में जुटे थे। डोटासरा जी, इस लिस्ट को देखकर क्या गए? 10 उम्मीदवार हैं जिनमें से तकरीबन 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया। देखिए, जिनके बारे में लोकसभा क्षेत्रों में सर्वसम्मति बनी और जो जनता के बीच में रहते हैं और जो सर्वे में जिनका अच्छा नाम आगे आया है, उन सब लोगों को अभी पार्टी आला कमान ने सीसी ने क्लियर किया है। तो जो नाम क्लियर किए हैं वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके प्रति भारी उत्साह है। और जो हमारा 5 साल का काम है वो भी अच्छा है और 3 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में जो फेलियर है वो भी सबके सामने। और जो 10 साल से मोदी जी ने जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, उससे भी लोग जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाराज़ हैं। और वो ये कह रहे हैं कि केवल आप जुमले फेंक करके और सत्ता हासिल दोबारा दिल्ली में करना चाहते हो, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि 2 बार उनको मौका दे दिया और 10 साल के बाद में एक भी ऐसा काम नहीं गिना सकते जो इन्होंने कोई किया हो। आप ERCP का ले लो, चाहे दूसरा यमुना के पानी की बात ले लो, ये सब कागजी कार्रवाई है, कागज भी सामने नहीं आए, केवल लोकसभा में लोगों को बरगलाने के लिए ये बातें आई हैं। इनसे कोई पानी, न तो ERCP से पानी पहले के हिसाब से मिलना है, न सिंचाई का मिलना है, न यमुना का पानी 1 लीटर पानी भी नहीं मिलना है। राहुल कस्बा को लिया, एक बड़ी आपने चुनौतीपूर्ण काम किया राहुल कस्बा को लेकर, फिर टिकट भी दिया। क्या मैसेज पूरे किसान कम्युनिटी के बीच गया, क्या किसान बेल्ट में गया? और ठीक उस दिन जब उससे एक दिन पहले बीजेपी कांग्रेस के प्रमुख जाट नेताओं को शामिल करती है और आपने काउंटर राहुल कस्बा से किया। देखिए, हमारे दल में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनमें और बीजेपी में जो हमारे लोग शामिल हो रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है, आपको समझना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कि बीजेपी हमारे यहाँ जो लोग बाग अभी पदों पे नहीं हैं और जीत नहीं पाए या लड़ नहीं पाए, उनको डरा के, धमका के और लालच दे करके और इस तरीके से ले जा रही है। जबकि जो हमारे दल में आ रहे हैं वो बीजेपी से परेशान होके, उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो किसान के बेटे आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा है वहाँ पर, और हमने देखा है नज़दीक से कि वो किसान के हितैषी नहीं है, दलित के हितैषी नहीं है, वो तो संविधान को बदलने की बातें करने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इच्छा से हमारा दल ज्वाइन करना चाहते हैं और वो डरा के, धमका के और डर दिखा करके हमारे लोगों को जो है वो ले जा रहे हैं। तो बेसिक फ़र्क ये है। और MP सिटिंग MP है, जीते हुए हैं। हरियाणा के जो वीरेंद्र सिंह हैं वो भी, विजेंद्र सिंह हैं वो भी सिटिंग MP हैं और बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ जो राहुल कस्बा आए हैं, 4 बार इनके पिताजी MP रहे, माँ MLA रही, इनके पिताजी MLA भी रहे और ये 2 बार से MP हैं। तो ऐसे लोग वहाँ पर घुटन महसूस कर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि वहाँ पर किसान की बात उठाने का कोई मतलब नहीं है, कोई उठाने नहीं दी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, तानाशाही है और सब वर्गों को कुचलने का काम हो रहा है, केवल और केवल तानाशाही के अलावा कुछ। आपने ललित यादव, संजना जाटव जैसे युवा चेहरों को मौका दिया, आपने अनुभवी चेहरे के तौर पर उदयलाल आंजना, ब्रजेंद्र ओला जैसे चेहरों को मैदान में उतारा, वैभव गहलोत को भी आपने टिकट दिया, हरीश मीणा जैसे अनुभवी चेहरे को दिया, एक प्रशासनिक अफसर पेशे से रहे ताराचंद मीणा को भी टिकट दिया। तो एक सोशल इंजीनियरिंग भी यहाँ देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की इन तमाम 10 टिकटों के अंदर क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ रहेगी? पिछला जो इतिहास रहा चुनाव का, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। देखिए, जो 15 सीट बीजेपी की आई उसमें बीजेपी के खुद लोग कह रहे हैं कि भाई 2, 4, 5 जीतने वाले हैं, और हमारी जो 10 सीटें आई हैं उसमें से 10 के 10 मजबूत है।
कौन कितना जीत पाएगा, कैसे जीत पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि जो लोकप्रियता का पैमाना है, जो जज्बा है, जो लोगों में उनकी स्वीकार्यता है, वो हमारे कैंडिडेट के प्रति ज़्यादा है। और युवाओं में आप ललित यादव को देखिए कि कितने वोटों से वो जीता है और लोगों में उसकी लोकप्रियता है। और वहाँ पर बाहरी को ला करके आप भूपेंद्र यादव जी को, जिन्होंने 10 साल तो वो केंद्र में मंत्री रह गए, एक धेले का काम उन्होंने किया नहीं, एक फूटी कोड़ी अलवर के लगाई नहीं, आके कह रहे मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वो फेस ही नहीं कर पाएंगे ललित यादव को। प्रदेश कांग्रेस में जिन्होंने मेहनत से काम किया, चाहे गोविंद मेघवाल हो, चाहे ललित हो, चाहे उदयलाल जी को आपने अभी अनुशासन कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो पीसीसी के अंदर जो संगठन का एक संदेश देना था वो भी आपने लिस्ट के जरिए दिया। नहीं, देखिए, संगठन तो सर्वोपरि है और संगठन से ही सत्ताएं बनती हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो संगठन में काम करने वाले लोग हैं और संगठन के हर आदेश को मानते हैं और जो काम इनको दिया जाता है वो बखूबी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि संगठन ऐसे ही लोगों की सिफारिश करता है। हमने ऐसे ही लोगों की सिफारिश की है जो लोग संगठन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं और उनको साथ लेकर के चलते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि अलायंस को लेकर चल रही है, क्या नागौर में कोई अलायंस की बात है, क्या बाप से कोई अलायंस की बात है, क्या सीपीएम से कोई अलायंस की बात है? क्योंकि ये भी एक चर्चा है कि अगली जो सीटें बची 15 उनमें से कुछ सीटों पर अलायंस हो सकता है। देखिए, अलायंस की बातें चल रही है लेकिन अलायंस के लिए कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी ही अधिक करता है। हमसे तो केवल उनके बारे में राय मांगी जाती है। तो जो राय कार्यकर्ताओं की आती है, जो जनभावना जो होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमको फीडबैक देते हैं वो हम उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो फैसला कौन सी पार्टी से करें, कितनी सीटों पे करें, कहाँ कहाँ करें, ये सब चीज़ें अलायंस कमेटी ही लालचंद कटारिया, रिछपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, आलोक बेनीवाल, राजेंद्र यादव, तमाम वो चेहरे जिनको बीजेपी में गए, ये तमाम चेहरों के जाने के बाद बीजेपी कह रही कि और हमारे पास कांग्रेस के कई नेता हैं जिनकी लिस्ट बनी हुई है। कौन मना कौन कर रहा है उनको? ले हो, जाने वाले जाएं, लेने वालों को ले। हम तो बड़े मजबूती के साथ में, हमारी विचारधारा के साथ में खड़े हैं। हमारा जो यूपीए सरकार का 10 साल के जो योजनाएं थी, जो काम था, और इनका और मोदी जी के 10 साल का जो काम है और योजनाएं, उसकी तुलना लोग कर रहे हैं। हमारे 5 साल के कार्यकाल में जो हमने एक से बढ़कर के एक फैसले किए कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में, वो आज 3 महीने में ही लोग कहने लग गए, जबकि 2-3 साल बाद में तो सभी बातें करते हैं। लेकिन 3 महीने में बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे किसानों के लिए वेलफेयर की जो जितने भी बिजली माफ़ की बात हो, सारी चीज़ें हों, तो वो किए है। और अब तो जो 2 दिन से एक भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है उनका जो आया है बयान कि हम 400 इसलिए लेना चाहते हैं कि हम इस संविधान को बदलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ SC, ST, माइनॉरिटी और सारी OBC और सारी कम्युनिटी के लोग जो है इससे आक्रोशित हैं कि इसका मतलब बाबा साहब का जो संविधान है उसको ये बदलना चाहते हैं और मनमानी करके, और आगे से लोकतंत्र प्रजातंत्र ख़त्म हो जाए, इस तरीके की जो है वो अपना संविधान RSS का बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो क्षेत्र है जोधपुर, वहाँ आपने रणनीतिक तौर पर पहले वैभव गहलोत ने लड़ा था चला, अब की बार आपने वैभव गहलोत को जालोर भेजा और वहाँ राजपूत चेहरा, जो बड़ा चेहरा बीजेपी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके खिलाफ लगातार कांग्रेस राज के समय भी आप लोगों ने अटैक किया, उनके सामने करण सिंह उचाड़ा को टिकट दिया है, एक कार्यकर्ता के नाते उनकी पहचान रही है। तो क्या लगता है कि ललित यादव भूपेंद्र यादव को मजबूती से घेर पाएंगे? क्या लगता है आपको गोविंद मेघवाल, अर्जुन मेघवाल को घेर पाएंगे? उदयलाल आंजना, CP जोशी को घेर पाएंगे? किस तरह की रणनीति? देखिए, ये एंटी कमेंसी बहुत है। चाहे आप अर्जुन लाल जी को ले लो, भूपेंद्र यादव का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है क्योंकि वो तो कभी आए नहीं, कोई काम किया नहीं, किसी का भी काम राजस्थान के अलवर के लोकसभा में किया नहीं। गजेंद्र सिंह जी के बारे में तो आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ERCP को उन्होंने लटकाने का काम किया और जिस अहंकार की भाषा वो बोलते हैं, सब जेल में जाएंगे, सबको जेल दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लोगों को काम किया नहीं। और उन्हीं की दल के विधायक ये कहते हैं कि ये मीठी गोली देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, ये जितनी बातें करते हैं वो सब झूठी बातें करते हैं। तो इन सब के खिलाफ एंटी कमेंसी, और हमने जिनको उतारा है
वो जन भावनाओं को देखते हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को की बात को देखते हुए और सारा सिस्टम जो समीकरण सारे देखते हुए हमने हमारे उम्मीदवार उतारे हैं। तो उनके उम्मीदवारों से हमारे उम्मीदवार भारी हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, बीजेपी का आक्रामक प्रचार डोटासरा जी, और दूसरी ओर भजनलाल सरकार कह रही कि हमने ईआरसीपी यमुना जल समझौते से वो काम किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई। दूसरा, मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभा मंडल या आकर्षण, इन तमाम और संसाधन, इन सब से कैसे कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में किन मुद्दों के साथ आज जाएगी सामने जनता के बीच? देखिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फैसला आया है और 15 तारीख को चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा, उसके बाद में इनको प्रचार में कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि इन्होंने कहाँ से किस एवज में कैसे पैसे लिया, कैसे दबा करके, डरा करके, धमका करके, ईडी इनकम टैक्स का सहारा लिया, क्या लिया, कौन कौन सी कंपनियां, वो सारी चीज़ें आने वाली है। और जितने कार्यालय बनाए और बनाए, तो ये जो बात कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, वो तो जुमला हो गया और उसकी सच्चाई अब देश के सामने 15 तारीख को आने वाली है। दूसरी बात, जो वादे उन्होंने किए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, जो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, या दूसरी बातें की थी, तो वो सारे के सारे तो वहीं के वहीं हैं, कोई उनमें से तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये कितना भी आक्रामक प्रचार कर लें, कितनी भी बात कर लें, अब देश के लोगों के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है कि ये केवल धर्म के आधार पे बांट करके और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और डरा धमका करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने हैं। अब न कोई डरने वाला है, न कोई घबराने वाला है, और इनकी सच्चाई अब सामने आने वाली है। चुनाव आयोग में आप देखिए, एक को पहले निकाल दिया, एक को अभी इस्तीफा दे दिया। आज आचार संहिता इसलिए नहीं लग पा रही है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो 2 नहीं है, और वो भी इसलिए किया कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बाहर निकालना था, और उसके बाद में मनमर्जी से चुनाव आयोग का वो करना था। तो ये सारी चीज़ें देख रही है जनता, और अब समय आ गया है कि 10 साल का इनका मूल्यांकन करने वाली है, और उस मूल्यांकन के आधार पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो कानून हमने, राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू फूड हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे 72,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ हो, जो फैसले हमने कर दिए, कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने कर दिए, उनके मुकाबले तो इनका एक भी फैसला नहीं है। नोटबंदी के आधार पे कोई वोट देंगे क्या इनको? और महिला आरक्षण जिसका अता पता नहीं है कब आएगा, उसके आधार पे वोट देंगे क्या? ये केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, वर्ग संघर्ष पैदा करके। धार्मिक की बात कर रहा हूँ मैं। रोहित बोरा जी भी आप बैठे हुए हैं, राजाखेड़ा के विधायक। क्या आप भी अपने विधायकों को लेकर रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या जाएंगे? पूरी सरकार चली गई, सत्ता संगठन बीजेपी का विशेष विमान से वहाँ दर्शन करने पहुंचा था। हमारे तो सबके घर में रामलला का दरबार है, और ये तो एक दिन गए हैं, हम तो रोजाना ही रामलला के दर्शन करते हैं। सुबह उठते ही पूजा पाठ करने के बाद में ही हमारा दैनिक कार्य के लिए निकलते हैं। ये तो इनके दिल्ली से पर्ची आई कि आपको इतनी तारीख को जाना है, क्योंकि वहाँ पर लोग जा नहीं रहे हैं। क्योंकि जब 4 शंकराचार्यों ने कह दिया कि अधूरे जो मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते, और लोगों में एक जो आस्था रखने वाले हैं हिंदू जो धर्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई शंकराचार्य कह रहे हैं वो बात ठीक है, ये राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है। तो अब लोगों का जाना बंद हो गया, तो इन्होंने दिल्ली से पर्चियां भेजना चालू कर दिया, आपको जाना पड़ेगा, इतने तारीख को आपको जाना पड़ेगा, इतने तारीख को आपको जाना पड़ेगा। तो ठीक है, इनके पर्ची आई, इनको आदेश मानना जरूरी था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के लोगों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो किसान तड़प रहा है, आज संघर्ष कर रहा है, उनसे जो आपने लिखित में वादा किया वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो एजुकेशन की आपको ढंग से व्यवस्था करनी थी, उन चीज़ों का क्या हो रहा है, उनके ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज ठीक है, जाइए, ये अच्छी बात है, सरकारी खर्चे से जाइए, ये जबकि खुद के खर्चे से जाना चाहिए भगवान के दरबार में, तो लेकिन फिर भी सरकारी खर्चे से जा रहे हैं, अफसरों को लेके जा रहे हैं। एक कैबिनेट की मीटिंग भी वहाँ कर लेते तो अच्छा हो जाता, एक इतिहास में दर्ज हो जाता नाम कि जो है अयोध्या में हमने कैबिनेट की, राजस्थान की मीटिंग की। वो जाएं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। सवाल ये है
कि ये कितने दिन चलेगा। काम के लिए आपको यहाँ पर सरकार दी है और आपके वादों पे भरोसा किया है। आपने जो हमारे लिए दुष्प्रचार किया उसके ऊपर आप काम कीजिए कि जो आपने बोला था क्या उसमें सत्यता है, किस प्रकार से है। तो ये सब चीज़ें अगर आएंगी तो समझ में आएगा। इसलिए जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, इनको अब वोट देने वाली नहीं। कब तक अगली सूची आ जाएगी और कुछ चौंकाने वाले भी नाम सामने आने की चर्चा है? चौंकाने वाले परिणाम भी आएंगे, नाम तो आएंगे ही आएंगे, परिणाम भी आएंगे और लोग ये सोच नहीं सकेंगे कि ये हो क्या गया। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इनका जो कलह चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, हरियाणा में तो मुख्यमंत्री बदल दिया। जो अब मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन जिस तरीके से वो जिस आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। डोटासरा जी से बात हुई और कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्हीं चेहरों को, उन्हीं प्रमुख उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है जो चुनाव जीत सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।